जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार देखने वाले हैं एक बार फिर से एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। साथ ही आपका फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम था, आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम था वो शुरू हो चुका है और आज है 15 जून। और 15 जून को जो आप आज के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम के प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से लगभग जो महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बन सकते थे, उन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही आपका जो फेज़ 2 का एग्ज़ाम था, देखो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम था वो आपका 2 से 19 मई तक चला था। इसके बाद 13 से 20 जून तक के विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से एनालिसिस लेके आ चुके हैं, क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो दोबारा से एग्ज़ाम शुरू हुआ है वो आपका 13 से 20 जून तक होगा। ठीक है साथी, कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे जिन भी विद्यार्थियों का आने वाले दिनों में पेपर है, कल भी आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो कल के लिए किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग दोस्तों में सेशन को एक बार से शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इस क्लास का फायदा पहुँच सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप लोग जुड़े रहेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब है, यदि आपको अपने आप पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपनी लगन पर भरोसा है, तो आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना है कि आपको अपने मेहनत यानी कि कदमों पर की काबिलियत जो है उस पर विश्वास रखना है और आपको अक्सर नहीं, आपको मंजिल तक पहुंचना ही है। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी स्थित है। देखो, हमने 2 दिन से आपकी क्लास नहीं ले पाए थे। जो 13 और 14 जून की क्लास थी उसमें से जो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न है वो आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद आज के जो 15 जून है, आज के एग्जाम का जो एनालिसिस हुआ है उसका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, किस प्रकार से आज क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन ये जो 13 और 14 यानी कल और परसों के जो प्रश्न है वो लगभग आपके शुरुआत के रहेंगे। इनको भी आप लोग अच्छे से देखेंगे और इनके आने की संभावना है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में डीपीएसपी स्थित है। तो बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 के बारे में। भारतीय संविधान का भाग 4 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसे हम डीपीएसपी कहते हैं, इनको शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 जो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक का जो भाग है, इसे भाग 4 के नाम से जानते हैं। और इसमें साथी डीपीएसपी स्थित है। और ये जो प्रावधान है डीपीएसपी का, साथी जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, डीपीएसपी का जो प्रावधान है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये राज्य का कर्तव्य है कि अपने जो नागरिक हैं उनके लिए नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए हैं इनको हम क्या कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के द्वारा कुल कितने रजत पदक जीते गए थे, यानी कि बात कर रहा है जो साथी सिल्वर मेडल थी। ठीक है, बात करेंगे सिल्वर मेडल की। हमने एक ट्रिक याद की थी, 1 + 2 + 4। 1 + 2 + 4 का मतलब क्या था सर, इसमें थे एक आपका गोल्ड था, क्या था, एक स्वर्ण था, 2 रजत पदक थे, यानी कि 2 सिल्वर मेडल थे। तो इसका राइट आंसर 2 रजत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जीते किसने थे इसकी भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ भारत ने 4 कांस्य सहित कुल कितने पदक जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, 7 पदक जीते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही बात करेंगे सिल्वर किसने किसने जीता था। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिल्वर की बात कर लेते हैं मीराबाई चानू के बारे में। किसके बारे में, मीराबाई चानू ने सबसे पहला सिल्वर दिलाया था, मीराबाई चानू ने। और ये आपका किस में आया था, वेट लिफ्टिंग में, यानी कि भारोत्तोलन में आया था। उसके बाद दूसरा सिल्वर आया था रवि दहिया के खाते से। किसके, रवि दहिया, जो कि भारत के एक प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं। रवि दहिया ने क्या जीता था, दूसरा सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, तो ये 2 खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या जीते थे, सिल्वर जीते थे। जबकि एकमात्र गोल्ड की बात की जाए तो ये नीरज ने जीता था। किसने, नीरज चोपड़ा के द्वारा। इसको भी याद रखेंगे, नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, एकमात्र 2020 के जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड जीता था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुरु बिपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, हो सकता है कल आने की इसकी संभावना है। तो बात करेंगे गुरु बिपिन सिंह के बारे में। साथ ही ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। कौन से शास्त्रीय नृत्य से, तो याद रखेंगे मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। ये साथ ही आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो गुरु बिपिन सिंह है ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर, यानी कि क्या है, डांस सिखाते हैं, जो मणिपुरी डांस है इसको सिखाते हैं।
इसके अलावा ये इसके नर्तक भी हैं और इसके शिक्षक भी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो कोरियोग्राफर, शिक्षक या नर्तक की बात की जाए तो गुरु विपिन सिंह थे और ये आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त मणिपुरी में आपको याद रखना है झावेरी बहन के बारे में। साथ ही ये 4 बहनें थी, ये 4 बहनों के कारण ही मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य बन पाया था, ठीक है। इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी, इसको याद रखेंगे झावेरी बहनों के बारे में। क्वेश्चन पूछ लेता है झावेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो याद रखना है आपको आंसर उसका लगाना है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसके अलावा याद रखेंगे जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसमें भगवान कृष्ण, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, भगवान कृष्ण और देवी राधा की पूजा की जाती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि विमेंस एशिया कप 2022 कह रहा है साथी, जो विमेंस एशिया कप 2022 था इसका खिताब किसने जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसका आयोजन सबसे पहले तो देख लेते हैं कहाँ पर हुआ था। तो सबसे पहले याद रखना है ये सिलहट में हुआ था। कहाँ पर? सिलहट। सिलहट सर कहाँ पर पड़ता है, तो याद रखना है बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में पड़ता है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा असम में भी पड़ता है, ठीक है। तो सिलहट में इसका आयोजन हुआ था विमेंस एशिया कप का, और इसका खिताबी मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके किसके मध्य? तो भारत और श्रीलंका दोनों देश खेले थे इसमें, और ये महिलाओं के एशिया कप था, ठीक है। और इसका खिताब किसने जीता था? तो भारत ने फाइनल में मात्र 8.3 ओवर में ही 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया था, ठीक है। और इसी के साथ भारतीय महिला टीम एशिया कप का खिताब जीतने के मामले में 7वीं बार चैंपियन बनी थी, ठीक है। तो याद रखना है भारत ने सर्वाधिक बार एशिया कप का खिताब जीता है 7 बार, ठीक है। और इसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था 2022 में, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो बांग्लादेश में हुआ था। जबकि इसका टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बना था? तो भारत के खिलाड़ी है, याद रखना है दीप्ति शर्मा के बारे में। दीप्ति शर्मा इसकी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिताब किसने जीता था? इंडिया ने। अगला प्रश्न कह रहा था साथी कह रहा है साथी इंदौर घराने की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बात करेंगे इंदौर घराने के बारे में। तो साथी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है। याद रखना है जो इंदौर घराना है साथी, ये जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनसे संबंधित एक प्रसिद्ध घराना है। और इसकी स्थापना की बात की जाए साथी तो आमिर खान नामक व्यक्ति ने की थी। किसने? आमिर खान नामक एक गुरु थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी इंदौर घराने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे अब्दुल वाहिद, अमन अली खान और रज्जाक अली खान और अब्दुल करीम खान, ये सारी की सारी अपने जो दोस्त थे, इनके भाई थे जो नर्तक थे, उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या बना दी? शैलियाँ बना दी। डांस की जो शैलियाँ थी ये अब्दुल वहीद खान, अमन अली खान, रज्जब अली खान और अब्दुल करीम खान, ये डांस की जो शैलियाँ हैं इनका अध्ययन भी इन्होंने करवाया था। किसने? तो आमिर खान ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और उनकी शैली में क्या कर दिया था? समाहित कर दिया था। तो आपको केवल इतना याद रखना है, इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? आमिर खान ने, ठीक है। आमिर खान एक एक्टर के नाम पर भी आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एमएन किस रासायनिक तत्व का प्रतीक होता है। इस तरह से क्वेश्चन आया था कि जो एमएन होता है वो किस रासायनिक तत्व का प्रतीक होता है। तो बात करेंगे एमएन के बारे में। सबसे पहले तो याद रखेंगे इसके परमाणु क्रमांक के बारे में। किसके बारे में? इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक याद रखना है 25 होता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 होता है, और इसे हम मैग्नीज के नाम से जानते हैं। जो एमएन है साथी इसको हम मैग्नीज के नाम से जानते हैं। इसका प्रतीक क्या होता है? एमएन होता है, और परमाणु क्रमांक 25 होता है। जबकि एक और क्वेश्चन बनता है एमजी से। तो एमजी से याद रखना है मैग्नीशियम, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 12 होता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक तत्व की खोज हुई है जिसका नाम है मॉस्कोवियम। क्या नाम है? मॉस्कोवियम। इसकी हाल ही में खोज हुई है और ये नया तत्व है, ठीक है। आवर्त सारणी में जो आपका यूवी करके, यूवी केवी ऐसे करके मिलते थे, उनमें से आपका अब एक मिलेगा आपको एमसी, जो आपका 115 पर होगा, जिसे हमने नाम दिया है मॉस्कोवियम, ठीक है। इस तत्व की अभी हाल ही में खोज हुई है। एमसी को याद रखना है, इसको मॉस्कोवियम के नाम से जानते हैं, और 115वें स्थान पर इसका परमाणु क्रमांक आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और हम बात कर रहे हैं जो आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी है। कौन सी? जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज के प्रश्न है, ये आपके जो एग्जाम में आज पूछे गए थे, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न था आपसे, गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। कह रहा था जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। आज के प्रश्न में, आज 15 जून है, और 15 जून का आज का पहला प्रश्न ये आपके सामने रहा। कह रहा है जो गोल्डन गर्ल पुस्तक है ये किसकी आत्मकथा है। तो बात करेंगे गोल्डन गर्ल के बारे में। साथी गोल्डन गर्ल पुस्तक किसकी है? तो याद रखना है पीटी उषा की, जिन्हें हम उड़न परी के नाम से जानते थे। किस नाम से साथी? उड़न परी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा इनको हम पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, क्योंकि ये केरल राज्य है, वहाँ पर एक गांव पड़ता है पयोली, ठीक है। और उसी पयोली के नाम पर इनको जानते हैं पयोली एक्सप्रेस के नाम से। पीटी उषा को याद रखेंगे। इसके अलावा इनकी सहायता किसने की है ये आत्मकथा लिखने में? तो याद रखना है लोकेश शर्मा ने। किसने? एक लेखक है मशहूर, इनके बारे में याद रखना है। लोकेश शर्मा और पीटी उषा दोनों की सहायता से गोल्डन गर्ल पुस्तक लिखी गई है, जो कि पीटी उषा की आत्मकथा है, ठीक है। इसके अलावा ये हमने देख लिया पीटी उषा के जीवन पर आधारित है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पीटी उषा वर्तमान में भारतीय ओलंपिक समिति की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन
आपसे सीधा पूछेगा कि भारतीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, पीटी उषा हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और हाल ही में ये राज्यसभा में क्या है, सांसद भी है, मनोनीत वाली। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न कह रहा है ट्रेजरी बिल। बात करेंगे ट्रेजरी बिल के बारे में, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो साथी ट्रेजरी बिल होता है ये क्या होता है, एक तरह से खजाने के लिए, जैसे कोई भारतीय संपत्ति है उसको हमें क्या करना है, बेचना है, तो उसको बेचने की जो बोली लगाई जाएगी, जो बिल आएगा, वो कौन लाएगा, तो याद रखना है ट्रेजरी बिल को भारत सरकार आरबीआई के द्वारा, ट्रेजरी बिल को भारत सरकार आरबीआई के द्वारा किसी बॉन्ड दिनांक प्रतिभूतियों दोनों को जारी करता है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे कोई कंपनी है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एलआईसी। ठीक है, एलआईसी को यदि बेचना है तो इसकी बोली लगाई जाएगी, तो ये जो बिल होगा जो भारत सरकार लाएगी वो आरबीआई के द्वारा इसकी तय करवाएगी। ठीक है, और इस बिल की अधिकतम अवधि क्या होगी, 365 दिन होगी, ये भी याद रखेंगे। भारत सरकार इस बिल की अधिकतम अवधि कितनी रखेगी, 365 दिन रखेगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ट्रेजरी बिल भारत सरकार आरबीआई की सहायता से लाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है बेस्ट लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है। इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, या तो आपका 2018 था या 2022 था। ठीक है, याद रखेंगे। तो बेस्ट लीडिंग टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के बारे में बात करेंगे तो 2022 में आपके सूर्य कुमार यादव बना था। कौन बना था, भारत का मशहूर बल्लेबाज है सूर्य कुमार यादव, इसको बेस्ट टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया था। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करेंगे बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया था, तो बेन स्टोक्स के बारे में याद रखना है। किसके बारे में, बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड का कप्तान है। इसके अलावा बेस्ट वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, तो बाबर आजम को मिला है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा शायद एक बच्चे ने बताया था कि सर विजडन वाला आया था, क्या आया था, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो सर इसमें आपका ऑप्शन दिया होगा रोहित शर्मा या फिर जसप्रीत बुमराह। 2022 में 2 खिलाड़ियों को मिला है, जिनमें से रोहित शर्मा और 2000 और इसके साथ साथ कौन है, जसप्रीत बुमराह है। ये भारत के आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। ये एमटीएस यानी कि एमटीएस ही नहीं बल्कि एसएससी को आप याद रखेंगे, तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, इसको जीडी में पूछा, सीएचएसएल में पूछा, एमटीएस में पूछ रहा है, और आपका सीजीएल का जो मेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था। ठीक है, तो बात करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना जो है ये आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान है, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। कौन सी योजना, तो याद रखना है लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसे हम लाडली बहना योजना के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लाडली लक्ष्मी योजना के तर्ज पर ही मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी लाडली बहना योजना शुरू की है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। वर्तमान में छगन भाई मंगू भाई पटेल यहाँ के क्या है, गवर्नर है, और वर्तमान में सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वेम्पति चिन्ना सत्यम। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम की बात की जाए तो दक्षिण भारत का एक मशहूर शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम क्या है, कुचिपुड़ी। याद रखना है वेम्पति चिन्ना सत्यम के बारे में। ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक कलाकार है और ये गुरु भी रह चुके हैं। ठीक है, याद रखेंगे। बात करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी नामक गांव से हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है एक कृष्णापुरी करके जिला पड़ता है, कृष्णा जिला आंध्र प्रदेश में, उसी का एक गांव है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। उसी स्थान पर कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य का उद्गम हुआ और इसी से संबंधित आपके कलाकार हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पहले पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है टी20 वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है जो टी20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ था इसका उपविजेता कौन था, इसको भी याद रखेंगे। ये कहाँ पर हुआ था, तो याद रखेंगे साथी ये आपका हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। और इसका खिताब किसने जीता था, तो इंग्लैंड ने ही जीता था। किसने, याद रखेंगे आईसीसी टी20 मेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता था, तो याद रखेंगे इंग्लैंड ने। ठीक है, किसने जीता था, इंग्लैंड ने। और किसे हराया था इंग्लैंड ने, तो याद रखना है आपको साथी पाकिस्तान को हराया था। किसे, पाकिस्तान को। ठीक है, नल्ला को हरा करके इंग्लैंड ने इसका खिताब जीता था टी20 विश्व कप का। ठीक है, जो 2022 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और भारत इसमें सेमीफाइनल तक जा पाया था। कहाँ पर, सेमीफाइनल तक भारत इसमें जा पाया था, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का दक्षिणतम किस राज्य पर अधिकार था, यानी कि कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके शासनकाल में जो दक्षिण भारत था उसका अंतिम जो क्षेत्र सीमा थी वो किस राज्य तक थी। ठीक है, तो बात करेंगे इसके बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम सीमा थी वो आपकी ब्रह्मगिरी नामक राज्य तक थी। कौन सी, उस समय एक ब्रह्मगिरी नामक राज्य था। अभी हाल ही में आप देखेंगे जो भारत सरकार ने संसद में एक आपका वो मैप चिपकाया है उसमें अभी चर्चा में रहा था, क्योंकि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान ये सारे के सारे उस समय अशोक के चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ करते थे। और उसी से संबंधित वहाँ पर मैप चिपका है जिसमें आप देखेंगे तो ब्रह्मगिरी अंतिम राज्य उसमें दिखाई देता है। ठीक है, क्या है, ब्रह्मगिरी अंतिम राज्य है जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय था। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की, तो इन्होंने 322 ईसा पूर्व में
322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छे से आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो संसद में मैप चिपका है वो आपका अशोक से संबंधित है। ठीक है, वो चंद्रगुप्त मौर्य से नहीं है, अशोक से संबंधित है, उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है मौद्रिक नीति समिति कौन बनाता है। तो बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति के बारे में। इसे हम साथी कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो बात करेंगे मौद्रिक नीति समिति के बारे में। इसका निर्माण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इस समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो जो आपकी मौद्रिक नीति समिति है इसका अध्यक्ष होता है आरबीआई के गवर्नर। जो वर्तमान में हेड होंगे आरबीआई के, वही इसके क्या होंगे? गवर्नर होंगे। तो वर्तमान में शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे। और जो मौद्रिक नीति समिति है इसका कार्य है प्रत्येक 2 माह में रेपो रेट जारी करना। क्या कार्य है इसका? प्रत्येक 2 माह में रेपो रेट जारी करना इसका मुख्य कार्य है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसका निर्माण कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। कह रहा है जो आवर्त सारणी है उसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है। देखो, आवर्त सारणी से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, आप शुरुआत के 50 स्थान के याद रख लीजिए, जिससे आपको एक दो नंबर में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो आवर्त सारणी की बात की जाए जिसमें नाइट्रोजन का स्थान की बात करें तो जो आवर्त सारणी है अपनी, इसमें नाइट्रोजन वर्ग 15 में आती है। वर्ग 15 का जो प्रथम तत्व है, वर्ग 15 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, परमाणु क्रमांक की बात नहीं हुई बल्कि वर्ग की बात हुई। तो नाइट्रोजन वर्ग 15 के प्रथम तत्व है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसे हम N से प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन किससे प्रदर्शित करते हैं? N से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, जबकि वर्ग 15 का पहला तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है राधा स्वामी संगीत सत्संग संस्था की स्थापना कब हुई थी। ये क्वेश्चन देखो आपका 13 में पूछा गया, उसके बाद 14 में पूछा गया और आज है 15, आज 15 में भी पूछा गया। तो राधा स्वामी संगीत सत्संग संस्था की बात की जाए साथी, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। कब हुई थी साथी? 1861 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो शिवदयाल ने। याद रखेंगे किसने की थी। अब की बार पूछ सकता है किसने स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है शिवदयाल के द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। 1861 में मिस्टर शिवदयाल के द्वारा राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना की गई थी। और अक्सर ये चर्चा में रहता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है शिवदयाल ने तो भगवान कृष्ण और आपकी राधा देवी के नाम पर की थी, परंतु कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि जो शिवदयाल है इनकी पत्नी का नाम राधा स्वामी था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, शिवदयाल ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। बात करेंगे ऐरावतेश्वर मंदिर से, तो इसके सीधे से संपर्क में आता है ऐरावत से क्या हो जाए, इंद्र का जो हाथी था उसका नाम था ऐरावत, तो उसी से संबंधित क्या है, ये मंदिर है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण चोल वंश के जो शासक थे उनका नाम था राजराज द्वितीय। ठीक है, राजराज द्वितीय इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखो राजराज प्रथम अलग है, जो आपका राजराज प्रथम है, राजराज फर्स्ट है, ये अलग है। इसने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? जो आपका बृहदेश्वर मंदिर था, इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। जबकि ऐरावतेश्वर जो मंदिर है ये बृहदेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही है, यानी कि वहीं पर आसपास है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो राजराज द्वितीय ने करवाया था। ऐसा माना जाता है जो इंद्र का हाथी है ऐरावत, इसी मंदिर परिसर के आसपास इसको श्राप से मुक्ति मिली थी। देखो किसी साधु संत पहले क्या होते थे, वो किसी न किसी को श्राप देते रहते थे। उसी क्रम में ऐरावत हाथी को भी श्राप मिल गया। तो जब ऐरावत हाथी को श्राप से मुक्ति मिली तो उस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम रखा गया ऐरावतेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका निर्माण चोल वंश के राजा राजराज द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, याद रखेंगे। और ये कहाँ पर है? आपका तंजावुर में स्थित है, तमिलनाडु में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में रक्त प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो बात करेंगे शरीर में रक्त प्रवाह के बारे में साथी। जो आपकी रक्त वाहिकाएं होती हैं जिन्हें हम नस कहते हैं, शुद्ध हिंदी में अपने क्या कहते हैं, नस कहते हैं। तो इन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। और ये जो रक्त वाहिकाएं होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की साथी? 2 प्रकार की। एक होती है सिरा, दूसरी होती है धमनी। जो साथी धमनी होती है, धमनी में अशुद्ध रक्त जाता है और फिल्टर होकर के सिराओं के माध्यम से क्या हो जाता है, पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना धमनी में आपका अशुद्ध रक्त बहता है जबकि सिराओं में शुद्ध रक्त बहता है। और रक्त वाहिकाएं जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, पहली सिरा, दूसरी धमनी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 42वें संविधान संशोधन में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन, इसे हम क्या कहते हैं साथी? लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। क्योंकि इस समय क्या हुआ था, लगभग 60 से 70 आपके अनुच्छेदों में चेंज हुआ था, तो लघु संविधान कहा जाता है। और ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये भी याद रखेंगे, 1976 में हुआ था। और इसके तहत भारतीय संविधान में कुछ 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, यानी कि 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। और साथ ही इसको स्थान दिया गया था भाग 4 का। क्या नाम दिया था?
भाग 4 का, देखो भाग 4 में अभी हमने देखा था डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसी क्रम में आगे बढ़े तो उन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया भारत सरकार ने 1976 में, और इस स्थान पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, ठीक है। और इसके अलावा वर्तमान में बात की जाए तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है, कुल कितनी है, 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और इसे फंडामेंटल राइट भी बनाए गए। जो आपका शिक्षा का अधिकार है आर्टिकल 21A में रखा गया, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और ये क्या था, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके अलावा याद रखेंगे जो हमने फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमने यूएसएसआर से लिए थे। कहाँ से, यूएसएसआर से। यदि ऑप्शन में यूएसएसआर ना मिले तो आपको रूस मिलेगा, क्या मिलेगा, रूस मिलेगा, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो इनमें से 2 ऑप्शन बनते हैं। पहला तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में यदि दिया है तो वहाँ पर भरतनाट्यम भी बनेगा, क्या बनेगा, भरतनाट्यम। उसके साथ साथ कुचिपुड़ी बनेगा, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे नर्तक हैं जो आपके क्या करते हैं, 2 शास्त्रीय नृत्य करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी इंद्राणी रहमान के बारे में, यदि आपने इंद्राणी रहमान के बारे में सुना है तो ये 2 शास्त्रीय नृत्य करती हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो ये ओडिसी करती हैं। कौन सी, ये करती हैं ओडिसी। ओडिसी के अलावा कौन सा करती हैं, ये करती हैं कुचिपुड़ी, ठीक है। तो उसी क्रम में याद रखना है आपको यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में, ये भरतनाट्यम भी करती हैं। ऑप्शन में या तो भरतनाट्यम दिया होगा या फिर आपको कुचिपुड़ी दिया होगा, ठीक है। इस अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा हमने देखा इंद्राणी रहमान के बारे में, तो ये ओडिसी और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं। और जबकि यामिनी कृष्णमूर्ति कौन कौन सा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी करती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भरतनाट्यम की बात की जाए तो तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। कहाँ से है, तमिलनाडु से। जबकि हमने देखा था आंध्र प्रदेश से आपका कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथी कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे, हमने कई बार इसको डिस्कस किया है। जो भीमबेटका या भीमबेटका की गुफाएं हैं ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे रायसेन के नाम से जानते हैं। और याद रखना ये पुरा पाषाणकालीन गुफाएं हैं। कैसी हैं, पुरा पाषाणकालीन गुफाएं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो आदि मानव हुआ करता था उसके द्वारा शैल चित्र बनाए गए। शैल चित्र से संबंधित क्या है, जो आपके पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं वो आदि मानव ने बनाए हैं, और ये पुरा पाषाण काल की गुफाएं मानी जाती हैं। और शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब क्या है, इन गुफाओं में पहले आदि मानव रहा करता था। जब आदि मानव रहा करता था तो यहाँ पर कुछ जो आपकी प्रतिक्रिया करता था, तो वो उसी शैल चित्रों के माध्यम से बनी गई है, ठीक है। और इन चित्रों में पुरा पाषाण काल के तथा मध्य पाषाण काल के समय को माना जाता है, ठीक है। जो ये चित्र हैं इन्हें क्या माना जाता है, ये या तो पुरा पाषाण काल के हैं या मध्य पाषाण काल के हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न कह रहा है जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक सूक्ष्म इकाई कौन सी है। तो बात करेंगे जीवन की जो संरचनात्मक या क्रियात्मक सूक्ष्म इकाई है ये आपकी हो जाती है क्या, कोशिका। याद रखेंगे कोशिका, क्योंकि प्रत्येक जो मनुष्य है वो कोशिका से ही मिलकर बना है, ठीक है। तो जीवन की मौलिक इकाई या सूक्ष्म इकाई बात की जाए तो कोशिका ही हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। यह पादप, जंतु, जीवाणु और मानव शामिल होते हैं। यानी कि जो कोशिका होती है उस किस किस में पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है तथा मानव में पाई जाती है, ठीक है। जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को अक्सर जीवन का निर्माण खंड कहा जाता है। देखो हमने बताया था जो हम बने हैं वो वर्तमान में एक ही कोशिका थी। कौन सी कोशिका थी, जिसका नाम था शुक्राणु, ठीक है। ये सारी की सारी कोशिका थी और इन्हीं कोशिकाओं से हम बने हैं, ठीक है। तो याद रखना है जीवन की सबसे छोटी इकाई या फिर मौलिक इकाई या फिर पूछ लेगा सूक्ष्म इकाई, तो क्या हो जाएगी, या फिर पूछ लेगा निर्माण खंड, ये हो जाएगी सारी की सारी कोशिका। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किस बंदरगाह को भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात के नाम से जाना जाता है। यानी कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह ऐसा थी जिसमें सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है, ठीक है। तो बात करेंगे एक बंदरगाह के बारे में जिसका नाम है मार्मुगांव बंदरगाह। कौन सा, मार्मुगांव बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है, ये गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ का साथी, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे मोरमुगांव के बारे में। ये कहाँ पर है, गोवा में स्थित है। और ये क्या करता है, सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे लौह अयस्क के निर्यात के बारे में। संभालने के लिए इसकी रीमॉडलिंग, यानी कि जो लौह अयस्क का निर्यात है साथी, ये किसके कारण हो रहा है, इसको पुनः से जीर्णोद्धार का है, यानी कि बनवाया गया और यहाँ पर इसे महत्व दिया है। और वित्त वर्ष 2010 और 11 के बाद मोरमुगांव बंदरगाह, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो वित्तीय वर्ष 2010-11 था, इस यहीं पर इसका निर्माण होता है, इसका पुनः से चालू करवा दिया जाता है। और इसी के साथ आपका मोरमुगांव क्या हो जाता है, लौह अयस्क के प्रमुख निर्यातकों में सबसे बड़ा बंदरगाह बनकर सामने आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है मोरमुगांव का जीर्णोद्धार कब हुआ, 2010-11 में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात होता है। 1961 में यहाँ से क्या हुआ था, शुरुआत हुई थी इसकी, ये भी याद रख सकते हैं। 1961 में लौह अयस्क के निर्यात की शुरुआत हुई थी मोरमुगांव से, ठीक है। और इसका जो जापान है यहाँ से क्या करता है, निर्यात संभालता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे
पूछा है कि निम्न में से कौन सा काकोरी ट्रेन कांड में शामिल था। बात करेंगे काकोरी ट्रेन कांड या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, तो ये साथी हुआ था 9 अगस्त, याद रखेंगे 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी घटना को अंजाम किसने दिया था, काकोरी ट्रेन कांड की घटना, तो याद रखेंगे एचआरए नामक एक संगठन था। कौन सा, एचआरए नामक संगठन था, इसके सदस्य थे। इसके सदस्यों ने क्या किया था, इसमें काकोरी ट्रेन कांड को अंजाम दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था एचआरए का। देखो एचआरए की स्थापना तो आपकी 1924 में हुई थी। कब हुई थी, याद रखेंगे, एचआरए की जो स्थापना है ये साथी आपकी 1924 में हुई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी खजाने को लूटना। तो इसी क्रम में इन्होंने काकोरी ट्रेन कांड को क्या दिया, इन्होंने अंजाम दिया। और इस दौरान इनमें शामिल कौन था, सचिंद्र नाथ सान्याल थे, चंद्रशेखर आजाद थे, रोशन सिंह थे, अशफाक उल्ला खां थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। यानी कि ये 5 लोगों ने मिलकर के क्या किया, काकोरी ट्रेन कांड किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और सचिंद्र नाथ सान्याल को यहाँ पर क्या हुई थी, सभी को फांसी हुई थी, ठीक है। और सचिंद्र नाथ सान्याल यहाँ पर फांसी नहीं हुई थी, ये क्या हो गए थे, इन्होंने शायद आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी। और चंद्रशेखर जो आज़ाद थे, ये इन्होंने कहा था कि आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा, ठीक है। तो ये आज़ाद हो गए थे उस समय। तो 9 अगस्त 1925 याद रखना है, काकोरी ट्रेन एक्शन, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल आदि शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बात करेंगे विश्व में सर्वाधिक बोली जाने भाषा कौन है, मंडारिन है। कौन सी, मंडारिन। और ये कैसी है, चीन की राज की भाषा है। कैसी है, चीन की राजभाषा है मंडारिन, और विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त विश्व में दूसरे स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये आपकी अंग्रेजी हो जाती है, ठीक है। सर्वाधिक मंडारिन, जबकि दूसरे स्थान पर अंग्रेजी हो जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। 5वें 6ठे स्थान पर अपनी हिंदी भी आती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था 2022 में गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बात करेंगे जो 2022 के लोकसभा चुनाव हुए थे गोवा में, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर जो गठबंधन हुआ था उसी के तहत आपके प्रमोद सावंत, कौन थे, प्रमोद सावंत को क्या बनाया, गोवा का मुख्यमंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे गोवा के मुख्यमंत्री आपके प्रमोद सावंत हो जाएंगे। और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव 2022 में हुए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आपातकाल से 3 आपके पूछे जाते हैं अनुच्छेद, जिनमें से सबसे पहले तो याद रखना है भाग 18, जो आपका आपातकाल है वो भाग 18 में स्थित है। और अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है। कौन सा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है साथी। और ये जर्मनी का जो वीवर संविधान है, कौन सा, जर्मनी के संविधान को हम वीवर संविधान के नाम से जानते हैं। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि जो राष्ट्रपति शासन है ये आपका उल्लेख अनुच्छेद 356 में मिलता है। कौन से, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। और अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपातकाल मिलता है। कौन सा, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में मिलता है। और अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन मिलता है। जबकि 352 में क्या है, आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सौरमंडल का सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय में सौरमंडल में आपका सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो बात करेंगे सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा, बुध ग्रह। और ये सूर्य के सबसे नजदीक भी स्थित है। कहाँ है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। इसी कारण बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे तेज समय लगता है। यानी कि कहने का मतलब है सबसे कम समय लगता है या सबसे तेज चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो बात करेंगे बुध के बारे में, तो मात्र 88 दिनों में बुध जो ग्रह है ये सूर्य का चक्कर मात्र 88 दिनों में लगा लेता है, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एसएससी एमटीएस का एग्जाम का एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप अपना प्यार बनाए रखिए। एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हम आपके लिए इस तरह की निरंतर क्लासेस लाने का प्रयास करेंगे। साथी बहुत परेशान हैं हम, ठीक है। थोड़ी पिताजी की तबीयत खराब है, उनको बार बार दिखाने जाना पड़ता है, ठीक है। तो माफ़ी चाहेंगे, आपकी क्लास नहीं हो पाती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी वक्त। जय हिंद।